नमस्कार। हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि जयशंकर साहब, उन्होंने बोला कि इंडिया है आईटी पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पावर, और पाकिस्तान भी एक आईटी पावर है, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म पावर। ये जो दो उन्होंने आईटी बताए, इस आईटी को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देखा जाता है, खासतौर से पाकिस्तान की आईटी को, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुक्तदा खान साहब, जो कि कॉन्वर्सेशंस के होस्ट हैं, वहां पे अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में प्रोफेसर है। वैसे इंडिया में तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद, उसके रहने वाले हैं, अभी वहां सेटल्ड हैं, और पैनी नजर रखते हैं इंडिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खान। ही डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी पहली चीज, मच। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और गांधी जयंती की मुबारक। या डॉक्टर खान, पहली चीज के क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये जो इंडिया के और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत दिन बाद पाकिस्तान का नाम लिया, अदरवाइज वो आजकल पाकिस्तान का नाम लेते नहीं है, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल टेररिज्म पावर है। तो क्या पूरी वर्ल्ड को हम लोग बता रहे हैं, और साथ में उन्होंने ऐसी बात पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? एक्चुअली अगर आप वो वीडियो देखें, उन्होंने पाकिस्तान का नाम उसमें भी नहीं लिया, उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी। थोड़ा सा। हाँ, हाँ, पड़ोसी का correct। जिक्र किया। तो मुझे लगता कि जो जिस तरह से यूएन की मीटिंग गई है, उससे बहुत अभी भी बहुत नाराज है जयशंकर। सो 3-4 चीजें हुई हैं यूएन की मीटिंग के बाद। दोनों जयशंकर भी यहाँ पे काफी दिन तक रुके रहे, कई मीटिंग्स की, पेंटागन को विजिट किया उन्होंने, फिर उसके बाद ब्लिंकन के साथ मीटिंग भी की और काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन इन दौरान अमेरिका वाज आल्सो होस्टिंग बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके भी मीटिंग्स हुए ब्लिंकन के साथ। और फिर यहाँ यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में भी पाकिस्तान के फॉरेन में, तो देवर इट वाज अपीयरिंग एज इफ अमेरिका दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो आई हैव अ फीलिंग कि दैट हैज इरिटेटेड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खासतौर से, और होना भी चाहिए कि आप हम दोनों को साथ साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक इंडियन कमेंटेटर की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठा कि जब अमेरिका ने कहा कि हम इंडिया के साथ भी अलग ताल्लुकात रखेंगे और पाकिस्तान के साथ भी अलग ताल्लुकात रखेंगे, ये $450 मिलियन जो F-16 की सर्विसिंग के लिए अमेरिका ने डोनेट किए हैं, उसके ताल्लुक से। तो उसके जवाब में इंडिया की तरफ से ये सवाल उठाया कि भाई अमेरिका जो है सो इंडिया के साथ तो शेयर्ड वैल्यूज हमारे डेमोक्रेसी के हैं, पीस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, प्रोस्पेरिटी, वी हैव शेयर्ड वैल्यूज। आपके पाकिस्तान के साथ क्या शेयर्ड वैल्यूज है? बहुत ही अच्छा सवाल था, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सवाल। तो मुझे लगता है कि ये जो सडन डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें अमेरिका, जब से इमरान खान गए हैं, अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान हैज स्लाइटली बिकम मोर मॉडरेट कह सकते हैं। और अब मेरे ख्याल से आज या कल जनरल बाजवा भी टूर कर रहे हैं वाशिंगटन का, ही इज गोइंग टू बी मीटिंग एटलीस्ट द डिफेंस सेक्रेटरी, पेंटागन वगैरह। तो मुझे लगता है कि उसके इस वजह से इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, जयशंकर की तरफ से एक रिमाइंडर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान को भूलिए मत। यस, दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, दे डिजर्व आवर मर्सी। हमारी उनकी जो सिटीजन्स हैं जिन पे फ्लड्स आ चुके हैं, वो हकदार है हमारी मदद के। लेकिन ये मत भूलना कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेशनल टेररिज्म में। बिन लादेन भी अबटाबाद में पैदा हुए, पकड़े गए थे, मारे गए थे। आई मीन इट इज सो अनबिलीवेबल। इट इज लाइक सेइंग कि पेंटागन से 25 मील दूर पे आपको टेररिस्ट का अड्डा है, इतना करीब थे वो पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के। तो ना सिर्फ वो, और अभी जवाहिरी भी मारे गए अफगानिस्तान में। सो ये एक रिमाइंडर है जयशंकर की तरफ से कि दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान हैज ए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म जो हमको नहीं भूलना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कि ये एक्टिविटीज अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप वो क्या नाम है, वो मौलाना मसूद अजहर जो है, उसके ताल्लुक से अगर आप देखें, समरकंद में तो काफी डिस्कशन हुआ था ना कि विल पाकिस्तान हैंड हिम ओवर। उन्होंने कहा वो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने कहा यहाँ पर नहीं है वो। सो कि जो क्वेश्चन मार्क्स है अबाउट पाकिस्तान कंटिन्यूइंग सपोर्ट टू टेररिज्म,
वो सवाल जयशंकर याद दिलाना चाह रहे हैं कि दोस क्वेश्चंस रिमेन, और इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, क्योंकि शायद इस महीने फिर से रिव्यू होगा पाकिस्तान का स्टेटस एज एन FATF में जो ग्रे लिस्ट है। तो बाद लोगों का कहना है कि पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड द पेपर वर्क और डिटेल्स और रिसर्च जो जिसकी वजह से दे माइट गेट ऑफ द FATF लिस्ट। लेकिन पिछले 2 दिन में ऐसे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं which is making Pakistan very nervous कि it might still remain on the FATF list. तो इस राइट, वजह ये हबीब बैंक अभी हाल में दिखा कि वो स्कैनर में आया अमेरिका में कि वो अलकायदा की फंडिंग करवा रहा था। ये पाकिस्तान के बैंक्स भी फंडिंग करा रहे हैं, प्राइवेट बैंक है अभी, बैंक कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक भी फंडिंग करा रहे हैं। वहां के जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वो भी टेरर में लिप्त हैं। ये तो इसको कहां पर जाता देख रहे हैं और क्या क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की? तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है हबीब बैंक के साथ। हबीब बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, एंड एटलीस्ट इन पाकिस्तान इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल बैंक। और बीच में चंद सालों के लिए इट वाज नेशनलाइज्ड, बट उसको फिर दोबारा आई थिंक 2003 या 2001 में उसको प्राइवेटाइज कर दिया। सो इट्स अ प्राइवेट बैंक। और ये जो केस हबीब बैंक के खिलाफ है, इट इज नॉट ए केस बाय एनी गवर्नमेंट, यानी कोई टेररिस्ट रिसर्च स्टडी करने वाली इंस्टीट्यूशन या पुलिस, न्यूयॉर्क की पुलिस या अमेरिका की FBI ने ये केस दाखिल नहीं किया। ये केस उनके तरफ से सिविल सूट है जो विक्टिम्स है ऑफ अलकायदा एंड आईसिस टेररिज्म बिटवीन द ईयर्स 2010 एंड 2019। तो ये 10 साल में कुछ 340 लोग अफगानिस्तान में मारे गए टेररिज्म की वजह से, और वो 340 स्पेसिफिकली क्लेम कर रहे हैं कि हबीब बैंक ने आप इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद की। इसलिए बेसिकली अमेरिका ने एक लॉ पास किया था कॉल टू प्रोवाइड जस्टिस अगेंस्ट दोज हु प्रोवाइड सपोर्ट टू टेररिज्म। तो उस लॉ के तहत तो इट्स ए सिविल सूट, और अगर हबीब बैंक के एसेट्स वगैरह यहाँ पर फंसे हुए हैं अमेरिका में, और अगर अमेरिकन कोर्ट वो विक्टिम्स को कहिए कि $100 मिलियन अगर अदा कर देता है एज प्यूनिटिव डैमेजेस, तो वो हबीब बैंक के एसेट्स को अमेरिका सीज करके उनको दे देगा। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के पास अफगानिस्तान के $7 बिलियन बैंकों में यहाँ रखे हुए हैं जो फ्रीज किए हुए हैं, इसलिए कि जो 9/11 के विक्टिम्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही केस दर्ज किया हुआ है। वो अफगानिस्तान के खिलाफ है, पूरी मुल्क के खिलाफ कर दिया उन्होंने। अलकायदा तो अटैक तो अलकायदा ने किया था 9/11 को, लेकिन उन्होंने केस किया अफगानिस्तान के खिलाफ कह करके जब तालिबान में दे वर इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने अलकायदा को फैसिलिटेट किया, और इस वजह से वो 7.5 बिलियन फ्रोजन है अमेरिका में अभी भी। और कुछ एक ऐसी डील बाइडेन करना चाह रहे हैं जिसमें से उसको हाफ एंड हाफ कर दे, यानी 3.5 बिलियन वापस कर दे अफगानिस्तान को, और 3.5 बिलियन डॉलर उसमें से जो 9/11 के विक्टिम्स हैं अमेरिका में उनके रिश्तेदारों को एज डैमेजेस अदा करें। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिस इज लाइक एन इमेज प्रॉब्लम ना। तो स्पेशली द टाइमिंग ऑफ दिस हबीब बैंक का केस जो है, वो टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल कि FATF के इवैल्यूएशन में विल FATF कंसिडर द हबीब बैंक केस as example of Pakistan continuing with state sponsor of terrorism। अगर वो FATF की जो कमिटी है, अगर वो समझती है कि हबीब बैंक would not have done these things without the Pakistani government's collaboration, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान will remain on the FATF list। So पाकिस्तान के लिए it is a very serious problem, and I think कि मतलब देखिए पाकिस्तान शुरू से ही इस तरह की चीजें कर रहा है। 1948 में जब उन्होंने कश्मीर पे हमला किया था, इट वाज नॉट ए मिलिट्री असॉल्ट। उन्होंने अपने फौजियों को सिविलियन के कपड़े पहनाकर, पठानों के कपड़े पहनाकर कश्मीरियों के उसको घुसा दिया था, और कह रहे हैं इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो हमला कर रहे हैं। यू नो, दे ट्राई टू मेक इट एज इफ इट वाज अ थर्ड पार्टी। तो बेसिकली दे वर टेकिंग मिलिट्री एक्शन and trying to avoid accountability for military action।
तो ये स्ट्रैटेजी, ये पैदाइशी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, कि दे हैव ट्राइड टू यूज नॉन मिलिट्री पैरामिलिट्री चीजें शुरू से, और फिर इवेंचुअली जब सोवियत और अफगान का वो केसेस शुरू हुए तो फिर वह मुजाहिदीन वगैरह को भी सप्लाई करना शुरू कर दिए। तो आई थिंक ये जो बीमारी है, इसको जब तक वो हल नहीं करेंगे, उनको ना तो इंटरनेशनली फुली एक्सेप्ट किया जाएगा, और ना साउथ एशिया में भी इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर नहीं होंगे। इट इज नॉट जस्ट इनफ कि से हम टेररिज्म नहीं करते या अब नहीं सपोर्ट करते, दे हैव टू बिकम ट्रांसपेरेंट एंड दे हैव टू, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता और मुझसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहते कि भाई मैं क्या करूं, तो मैं कहता कि मैं इस्लामाबाद में हमारे इंटेलिजेंस का एक सेल खोलना चाहता हूं इन विच यू कोऑपरेट 100% विद इट। हम सारी फाइलें देखना चाह रहे हैं, हम सारे मिलिट्री कोलैबोरेशन देखना चाह रहे हैं, आप किस किस आउटफिट्स को पैसे दे रहे हैं, किस से पैसे आ रहे हैं। भाई मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं अभी एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, इंडियन चैनल था, लेकिन दे वर कोलैबोरेटिंग या कोई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से। वो बंदा रोड पे जाके लोगों से सवाल पूछ रहा था अबाउट इंडिया के बारे में, इंडिया के पब्लिक ओपिनियन पोलिंग की तरह। लेकिन अगर आप वही यूट्यूब वाले को कहिए कि आप थोड़े मस्जिदों में जाके फिरे, यू विल बी वेरी सरप्राइज, वहां डब्बे रखे हुए होते हैं लश्कर तैयबा वगैरह के लिए। तो आप जाते जाते बट डब्बे यू कैन पुट, जैसा हमारी मस्जिद में 2 दिन पहले फ्राइडे था, मैं नमाज के लिए गया तो वहाँ 3 डब्बे थे, मस्जिद के ऑपरेशंस के अलग डोनेशन, गरीबों के लिए अलग डोनेशंस, और ज़कात के लिए अलग डोनेशंस के डब्बे, बिकॉज दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, दे गो डिफरेंट प्लेसेस। तो वहां पे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी डब्बे रखे हुए होते। सो द सिविल सोसाइटी इज आल्सो सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, बिकॉज कल्चर में एक्सेप्टेबल हो गया है ये। This has become an acceptable thing. So Pakistan will have to re-educate its own population by saying कि इस तरह की activities neither are Islamic nor in concert with international law, और इसका नुकसान हमको ही ज्यादा, जितने ज्यादा लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मारे गए बाय टेररिस्ट कहीं दुनिया में नहीं मारे गए। मस्जिदों में इन्होंने, तालिबान ने, आईसिस ने, अगर आपको याद होगा 5-6 साल पहले दे यूज्ड टू ब्लो अप फ्राइडे में मॉस्क। कहीं दुनिया में कभी देखा है आपने फ्राइडे में जाके जुमा के नमाज में आके सुसाइड बॉम्बर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, जो ये एफपैक रीजन में हुआ है। सो दे हैव ऑलरेडी सफर्ड, क्या जो कहते हैं ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन एक्शंस, लेकिन उसके बावजूद दे आर नॉट, एंड उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस और पॉलिटिकल कैपेबिलिटी में बहुत गैप है। तो वो जो चाहते हैं अचीव करना, उनके पास वो काबिलियत नहीं है। तो वो जो मिलिट्री गैप है विद रिस्पेक्ट टू से इंडिया, अगर वो कश्मीर हासिल करना चाह रहे, उनके पास वो मिलिट्री ताकत नहीं है कि वो आए, जंग करे और कश्मीर को ले लें। तो वो जो गैप है कैपेबिलिटीज की, दे आर ट्राइंग टू ब्रिज इट विद टेररिज्म। तो अभी हाल में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी रही है, खासतौर से जयशंकर साहब की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो ऐसी रही है कि हम टाइट करते हैं चूड़ियां टर्की की, और टर्की को इन्होंने टाइट कर भी दिया, बहुत अच्छा टाइट किया टर्की को। पहले टर्की को डायरेक्टली बोला कि हम जहां जहां आप कश्मीर का इशू उठाएंगे वहां वहां हम साइप्रस का उठाएंगे दोबारा। अभी कल ही की बात है 1 तारीख को जयशंकर साहब ने एक ट्वीट करके साइप्रस को मुबारकबाद दी इंडिपेंडेंस डे पे। तो दिख रहा है कहां कहां कड़ियां जुड़ रही हैं। और अब आर्मीनिया को सपोर्ट, आर्मीनिया को मिलिट्री सपोर्ट, यानी कि पिनाका दे रहे हैं हम लोग। पिनाका देना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान और टर्की दोनों आर्मीनिया के दुश्मन अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस साइड आ गए, जहां से हमारे टारगेट पे आर्मीनिया टारगेट पे पाकिस्तानी और टर्किश वेपन सिस्टम से। क्या ये आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी है, बहुत बढ़िया तरीका है टू काउंटर टर्की? आई थिंक जो टर्की के साथ, टर्की पिछले 4-5 साल पहले स्टार्टेड रेजिंग द कश्मीर इशू। ये इमरान खान और अर्दोगान की जो जुगलबंदी होने लग गई, रिमेंबर दे वांटेड टू क्रिएट ए मुस्लिम नेटो, फिर मलेशिया में जाके वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जो नहीं, डिड नॉट टेक ऑफ।
They even wanted to have a television series. तो उन दौरान जब अर्दोगान found that there is a mass appeal for him in Pakistan, वो कश्मीर का मसला उठाने लग गए, स्पेशली एट द यूएन वगैरह। लेकिन इस बार अगर आप अर्दोगान की स्पीच पे गौर करें, ही डिड ब्रिंग अप द कश्मीर इशू, लेकिन इन ए वेरी डिफरेंट वे। और वो डिफरेंट वे ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्राइड टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, कि इसको मल्टीलैटरल अप्रोच होना चाहिए, यूएन शुड इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक ए लुक, इस तरह की। तो बेसिकली पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रिंग अदर कंट्रीज इनटू द कश्मीर इशू, और इंडिया का सिंस शिमला द पोजीशन हैज बीन कि ये बायलैटरल इशू है, जो कश्मीर का मसला है ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, नो थर्ड पार्टी हैज ए से। आपको याद होगा कि जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने एक स्पेशल ऑनवॉय अपॉइंट किया था फॉर कश्मीर, और इंडिया ने इतना प्रोटेस्ट किया था कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने वो पोजीशन ही गायब कर दी। द स्पेशल ऑनवॉय फॉर कश्मीर का जॉब ही डिस्क्रिप्शन से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रोटेस्ट। एंड इंडिया की वही पोजीशन थी कि भाई दिस इज अ बायलैटरल इशू, वी हैव ऑलरेडी अग्रीड, पाकिस्तान हैज साइंड द शिमला अकॉर्ड्स, आप कहां से आ गए तीसरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहकर, राइट? तो वेयर आर यू कमिंग? तो जो अब अर्दोगान ने जो स्पीच दी इस बार एट द यूएन जनरल असेंबली, उसने उसने कश्मीर को रेफर तो किया है इन फेस सेविंग वे, बट ही सेड वेरी क्लियरली कि ये बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी इस बार की जो स्पीच दी अर्दोगान ने यूएन में, ही वाज बेसिकली कंफर्मिंग इंडियाज पोजीशन कि दिस इज अ बायलैटरल इशू दैट शुड बी सेटल्ड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली दैट वाज। एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो नतीजा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात हुई अर्दोगान से समरकंद में। अगर आपको याद है, समरकंद में जो एक ही अनस्केड्यूल्ड मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, एंड दैट वाज विद अर्दोगान। बाकी के तो सारे प्री प्लान थे ना पहले से, ईरान के प्रेसिडेंट और पुतिन के साथ वगैरह। सो आई हैव अ फीलिंग कि इन द लास्ट 5-6 महीने में इंडिया ने इतना दबाव टर्की पे जरूर डाला कि टर्की हैज डिसाइडेड कि देयर इज नो, क्या बोलना चाहिए, देयर इज नो बेनिफिट फॉर टर्की टू परस्यू दिस मैटर। और सो आई हैव अ फीलिंग कि इन द फ्यूचर आई डोंट थिंक यू विल सी टर्की ब्रिंग अप द कश्मीर इशू। अब देखें आप, लाया क्यों था टर्की, लाया क्यों था? एर्दोगान साहब क्या अपने इस्लामिक खलीफा बनना चाह रहे थे क्या? पर्सनल एम्बिशन? तो देखिए पिछले 4-5 साल से तो उनका स्टॉक थोड़ा डाउन हो गया है, राइट? 2016 से जब से वो उनकी जो पार्टनरशिप गुलेन मूवमेंट के साथ टूट गई, फिर वो कू हुआ, उसके बाद से मतलब टर्की गवर्नमेंट ने खुद अपने ही सिटीजन्स को टेररिस्ट बना दिया। अभी तो हाल में पीएफआई वाला मामला भी है। हाँ, तो उन्होंने जो है सो जितने भी टर्किश ऑर्गेनाइजेशन जो अर्दोगान के से क्रिटिकल थे उन सबको टेररिस्ट करार दिया, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने। तो मैं एक बार टर्की में ही था, मैं मजाक से उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को कह रहा था, मैं बोला भाई आप अपने आप को टेररिस्ट स्पॉन्सर बना लिए, हैव यू रियलाइज्ड, बाय डिक्लेयरिंग योर ओन citizens and civil society organizations as terrorists। तो वो एक जमाना था जब अर्दोगान बहुत पॉपुलर थे, और ये पॉपुलैरिटी उन्होंने 2-3 चीजों से कायम की। एक तो गाजा जाकर गाजा को सपोर्ट कर और फलस्तीनियों का मसले को लेकर पॉपुलैरिटी गेन की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया, खासतौर से 2014 में वो जो मैसेकर जो सीसी ने किया, उसके बाद ही बेसिकली बिकेम द होम बेस फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड, टर्की को मुस्लिम ब्रदरहुड का बेस बना दिया। तो मुझे याद है जब 2015 या 16 में मैं टर्की गया था, तो इस्तांबुल के एयरपोर्ट्स में निकल रहा हूँ तो देख रहा हूँ सारे साइंस सारे अरबिक में हैं, पीपल आर देयर टू रिसीव मुस्लिम ब्रदरहुड, पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस्तांबुल को उन्होंने हेडक्वार्टर, तो उसमें अब जब मैं टर्किश स्कॉलर से बात करते रहता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि सबसे पॉपुलर लीडर मुस्लिम दुनिया में अर्दोगान है। फिर थोड़े दिनों के बाद सिमिलर पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ने लगी जब वो एंटी वेस्ट कमेंट्स करने लगे, खासतौर से अमेरिका के खिलाफ। मतलब
उनको निकालने के बाद तो ही इज अक्यूज्ड अमेरिका ऑफ कंस्पिरेसी, लेकिन उससे पहले भी वो अमेरिका के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उनको तालिबान खान कहते थे इसलिए, और फिर बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने ही बिकेम वेरी हॉस्टाइल। तो ये दोनों बेसिकली वेर बिकमिंग वेरी हॉस्टाइल वेस्टर्न, हॉस्टाइल टू द वेस्ट, इमरान खान और अर्दोगान। तो उस मामले में एक दूसरे को मदद करने में वो कश्मीर के मसले पे हो गए। तो आई हैव अ फीलिंग कि इमरान खान कन्विंस्ड अर्दोगान कि योर पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान विल इंक्रीज। आपको पता है कि उन दिनों पाकिस्तान में टर्किश सोप ऑपरास काफी पॉपुलर होने लगे, खासकर से अर्टुग्रुल नाम का एक शो जिसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाया गया। और बेसिकली अर्टुग्रुल एक ऐसा शो है जिसमें अर्टुग्रुल हर एपिसोड में 10-15 वेस्टर्नर्स को मारता है, 5-10 अरबों को मारता है। बेसिकली किल्स अबाउट 20 पीपल इन एवरी एपिसोड। और वो जो जियोपॉलिटिक्स है, कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पास्ट में रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उससे अर्दोगान थॉट दैट हिज पब्लिक ओपिनियन विल राइज, ग्लोबल स्टैचर। यहाँ पे मेरे घर से 60 मील दूर पर एक इतनी बड़ी मस्जिद बनाई अर्दोगान ने, $120 मिलियन खर्च करके। मुझे बुलाया गया था वो इनॉग्रेशन में, ओबामा को भी बुलाया गया था, एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट, और जो बाइडेन। ओबामा डिड नॉट शो अप, जो बाइडेन आल्सो डिड नॉट शो अप। आई हैड अ चांस टू मीट विथ हिम, और मैंने कहा कि भाई $120 मिलियन में तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे आप अपने मुल्क में, यहाँ पे मस्जिदों की कमी थोड़ी है। तो बहुत अपसेट हो गए थे काफी मेरे टर्किश फ्रेंड्स के, ये क्या कह दिया आपने। मैं बोला उसके पैसे कहाँ खर्च करें। सो ही वांटेड टू बिल्ड एन अकाउंट यहाँ पर अमेरिका में। जब मोहम्मद अली जो बॉक्सर है उनकी व्हेन ही डाइड, अर्दोगान केम फॉर द फ्यूनरल। और फॉर्चुनेटली जो मोहम्मद अली की फैमिली थी, उन्होंने अर्दोगान को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया। They didn't let him give a speech or anything at the funeral, वरना वो उसको भी पोलिटिसाइज करने के लिए कोशिश कर रहे थे अब। तो दैट वाज हिज फेज। लेकिन अब तो वो ये थोड़ा बहुत यूक्रेन के मामले में हिज स्टैचर हैज कम बैक, वो जो पीस नेगोशिएशंस वो वीट वगैरह के साथ। लेकिन अदरवाइज ही हैज बिकम अ पराया इन द वेस्ट। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक सवाल उठे जाता है कि इज देयर ए प्रोसेस फॉर रिमूविंग ए कंट्री फ्रॉम नेटो। और ये सवाल टर्की को लेके उठता है कि क्या देयर इज अ प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली नेटो के डिसीजंस हैव टू बी मेड यूनानिमसली, इसलिए टर्की को नहीं निकाल सकते अनलेस टर्की वोट्स फॉर इट बाय इटसेल्फ। बट ये लव फ्रेनेमी आपने सुना होगा, फ्रेंडली एनिमी, तो पिछले 3-4 साल से भी यूज कर रहे हैं। तो बोथ इमरान खान एंड अर्दोगान ये एंटी वेस्ट सॉफ्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स अडॉप्ट कर रहे थे, बट ओनली फॉर पर्सनल पॉपुलैरिटी गेन, बिकॉज मैनिपुलेट कर रहे हैं मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन को ग्लोबली। दैट वाज देयर स्ट्रेटजी, और उस मामले में उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया था। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर। आपसे बात करके हमेशा अच्छा रहता है और बड़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच रोहित साहब।